नमस्कार साथियों, आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं दिवाकर गोदियाल। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध की वजह से जो तनाव बना हुआ है, इसका कोई परिणाम निकलकर सामने नहीं आता, बल्कि और अधिक तनाव बढ़ता जा रहा है। पिछले 7 दिनों से अमेरिका एक के बाद एक ईरान पर हमले कर रहा है और ईरान भी जवाबी कार्रवाई में कुवैत, बहरीन इत्यादि देशों में जो अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं उन पर हमला कर रहा है। लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं है। ना तो अमेरिका का वो उद्देश्य पूरा हुआ जिसके लिए वो इस युद्ध में उतरा था, और ना ही वो शांति समझौता जो इन दोनों देशों के बीच हुआ वो किसी तरह से सफल हो सका। पूरी तरह से दोनों देश एक बार फिर से युद्ध में जुट चुके हैं। ये अमेरिका है साथियों, ये महाशक्ति होना है। वो अपनी मुख्य भूमि में युद्ध नहीं लड़ता। अपनी मुख्य भूमि से हजारों किलोमीटर दूर वो खाड़ी के देशों में अपने सैन्य ठिकानों के माध्यम से युद्ध लड़ रहा है और मजबूती से युद्ध लड़ रहा है ईरान के साथ। तो ये महाशक्ति होना है। वो दुनिया की राजनीति को नियंत्रित करता है। वो दुनिया के तमाम देशों को युद्ध में लाता है, उन्हें युद्ध से बाहर करता है। ये अमेरिका होना है साथियों। और अमेरिका कुछ इसी प्रकार से महाशक्ति है। वो दुनिया के तमाम देशों को इसी प्रकार से नियंत्रित करता है। वो अपने लिए हजारों किलोमीटर दूर किसी प्रकार की समस्या को, संकट को देखकर उसे वहीं समाप्त कर देता है, उसकी शक्ति को छीन कर देता है। ये अमेरिका है साथी। लेकिन देखा जाए तो अब तक अमेरिका जिस उद्देश्य के साथ इस युद्ध में उतरा था वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है। वो उद्देश्य यूं ही है। जब अमेरिका ने शुरुआत में ईरान पर हमला किया था और इजराइल के साथ मिलकर जिस हमले में खामनेई की हत्या कर दी गई, ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या कर दी गई। अब इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का यह सोचना था कि ईरान में युद्ध समाप्त हो जाएगा, वहां कोई नई सरकार बन जाएगी, नया पॉलिटिकल आइडिया आ जाएगा। और उन्होंने कहा भी था कि अब हमने अपना काम कर लिया, अब ईरान के लोग, उनकी बारी है, वो किसी तरह से वहां अपनी नई सरकार बनाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ईरान में उन्होंने अपने नए सुप्रीम लीडर को आगे कर दिया, उसी लीगेसी को शिफ्ट कर दिया आगे, खामनेई की लीगेसी को। और इस तरह से वहां पर कोई पॉलिटिकल चेंज नहीं हो सका, ना ही कोई नई सरकार बन सकी। अब जब ये नहीं हुआ तो वो उद्देश्य पूरा ही नहीं हुआ और युद्ध एक बार फिर से जारी रहा। ईरान ने अपना बदला लेने की कसम खाई, वो संकल्प लिया और इस तरह से उन्होंने भी हमले शुरू कर दिए। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो उद्देश्य था वहां पर सरकार को ही बदल देना, ऐसा कुछ नहीं हो सका। और जब ऐसा नहीं हो सका तो इसके बाद वो युद्ध जारी रहा। अब अमेरिका पूरी तरह से इस युद्ध में फंस चुका है। डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध में उन्हें रहना ही है। ये तो पूरी तरह से गौरवान्वित अमेरिका और महाशक्तिशाली अमेरिका की उस शाख पर प्रहार होगा अगर वो युद्ध से हट गए। उन्हें तो किसी भी तरह से अपने आप को शक्तिशाली दिखाना। इस समय क्या हो रहा है, उस शांति समझौते के बाद भी जो युद्ध एक बार फिर से जारी हो गया, ये एक किस्म का ग्रे वॉर जोन है। दोनों देश दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि समझौते से ये ना समझा जाए कि हम कमजोर हो गए हैं। विशेषकर अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि दुनिया ये ना समझे कि हम किसी तरह से कमजोर हो गए, हमने समझौता कर दिया है, बल्कि हम तो जीत गए हैं। और यही दिखाने की कोशिश में ये तमाम हमले हो रहे हैं कि हम किसी तरह से कमजोर नहीं हैं। ये ना समझा जाए कि हमने समझौता किया है, बल्कि हमने समझौता उनके भले के लिए किया है। कुछ इस प्रकार से प्रस्तुत की जा रही है अपनी शक्ति। दोनों देश कमजोर अपने आप को नहीं दिखाना चाहते। इसे ग्रे वॉर जोन भी कहा जाता है। समझौते के बाद भी जब पूरी तरह से ना तो शांति होती है, ना तो पूरी तरह से युद्ध होता है, इसे ग्रे वॉर जोन कहा जाता है। लेकिन यहां ग्रे वॉर जोन से बात आगे निकल गई है। दोनों देश कुछ इस प्रकार से युद्ध में जुट चुके हैं, अपनी पूरी शक्ति को लेकर युद्ध में कूद चुके हैं और एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। मैं कह रहा हूं ना, अमेरिका तो अपनी मुख्य भूमि में युद्ध नहीं लड़ता, लेकिन ईरान कह रहा है कि हम कतर और बहरीन जैसे देशों में घुस जाएंगे। अगर हम पर हमला हुआ आगे और अमेरिका ने जमीनी हमले करने शुरू कर दिए तो हम भी कतर और बहरीन इत्यादि देशों में प्रवेश कर जाएंगे। ये ईरान का कहना है। अमेरिका तो बेहद दूर, हजारों किलोमीटर दूर है और वहां से यहां युद्ध लड़ रहा है। इसलिए कह रहा हूं कि वो महाशक्ति है। यही महाशक्ति होना है जो दुनिया की राजनीति में कुछ इस प्रकार से अपने हस्तक्षेप को रखता है। तो यही हो रहा है।
बात ग्रे वॉर जोन से आगे निकल चुकी है। यूएन में ईरान कहता है कि अमेरिका हमारे नागरिक जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं उन पर हमले कर रहा है अमेरिका, और हमारे यहाँ बिजली, पानी इत्यादि की जो सुविधाएं हैं उन पर हमले कर रहा है। और इस तरह से जो आरोप हैं वो और अधिक गंभीर हो जाते हैं। समझने की बात यह है कि कोई भी देश, चाहे वो दुनिया का कोई देश हो, इसकी कोई नीति और उसका कोई भी कार्य, उसमें सबसे पहले अपने राष्ट्र का हित होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो किसी नीति को मानता है, किसी बात को मानता है, उसमें सबसे पहले अपने राष्ट्र के हित को रखता है। विदेश नीतियां जो बनती हैं और अंतर्राष्ट्रीय कानून को कोई देश कब तक मानता है, उसकी सीमा यही है कि हमारे देश की संप्रभुता पर कोई आंच ना आए और हमारा राष्ट्रीय हित सबसे पहले रहे। जब वो सीमा लांघ ली जाती है तो वे युद्ध में उतर जाते हैं। ये सबसे खास बात है दुनिया के देशों की। वो अंतर्राष्ट्रीय कानून को तब तक मानते हैं जब तक उन्हें लगता है इसमें हमारा हित है, जब तक लगता है उन्हें इसमें हमारी संप्रभुता को उस पर आंच नहीं आ रही। तो यही है अंतर्राष्ट्रीय कानून की सीमा भी। और उसके बाद वे युद्ध में उतरते हैं, युद्ध में लड़ते हैं, चाहे बात यूक्रेन और रूस की हो, चाहे बात अमेरिका, इजराइल, ईरान की हो या अन्य किसी देश की हो। अब अमेरिका ईरान को जिस तरह से ध्वस्त करना चाह रहा था वो उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। जहां अमेरिका युद्ध शुरू होने से पहले खड़ा था वहीं आज भी खड़ा है, यानी कि उद्देश्य कहीं पूरा नहीं हुआ। अब इस पूरे संदर्भ से एक बात याद आती है जो द्वितीय विश्व युद्ध को लेकर है। इतिहास के पृष्ठों में ऐसी घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी। कहानी है द्वितीय विश्व युद्ध की, जब हिटलर जो है जर्मनी में बेहद शक्तिशाली था और दूसरी तरफ इटली में था मोत्सनी, कि दोनों एक पक्ष के हो गए। बाकी दुनिया के 3 और बड़े नेता थे उस समय पर, अमेरिका के रूजवेल्ट और रूस के स्टालिन और ब्रिटेन के उस समय पर जो नेता थे उनका नाम था चर्चिल। चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन जो महाशक्ति हुआ करता था तब तक, उसका नेतृत्व कर रहे थे। चर्चिल वही जिनकी चर्चा आप भारत में खूब सुनते होंगे। भारत को आज़ाद नहीं करवाना चाहते थे चर्चिल, लेकिन वो बाद में लेबर पार्टी की वहाँ सरकार बन जाती है तो उसके चलते भारत को आज़ाद कर दिया गया। अन्यथा चर्चिल कभी भारत को आज़ाद नहीं करना चाहते थे। बहुत बड़े उसके जो है विपक्षी थे, उसका बहुत बड़ा विरोध करते थे। तो चर्चिल के नेतृत्व में द्वितीय विश्व युद्ध ब्रिटेन जो महाशक्ति था वो लड़ रहा था। लेकिन उस समय पर ब्रिटेन पर जितने हमले किए गए द्वितीय विश्व युद्ध में, उसकी वजह से वो इतना कमज़ोर हो गया। एक बात आपको और ख़ास जाननी चाहिए कि इतना कमज़ोर ब्रिटेन उस समय पर हुआ जिसके चलते भारत को भी उसे बाद में केवल भारत नहीं बल्कि अपने कई उपनिवेशों को भी आज़ाद करना पड़ा, क्योंकि वो भारत में अब अपने सैन्य खर्चों को नहीं उठा सकता था। दूसरी तरफ भारत में आंदोलन चल ही रहे थे, वो तो कई कारक और जो भारत में जन्म ले ही रहे थे वो तो थे ही। भारत में सेना में भी जो है राष्ट्रवाद पैदा हो रहा था, तो वो तमाम बातें तो थी ही। लेकिन अपने आप में ब्रिटेन भी इतना कमज़ोर हो गया था कि अब वो महाशक्ति नहीं रह गया था। तो उसे दुनिया के तमाम देशों को जो उसके उपनिवेश थे, गुलाम थे, उन्हें आज़ाद करना ही पड़ा। उनमें एक भारत भी था। तो उस समय पर द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन इतना कमज़ोर हो गया, दुनिया की राजनीति पूरी तरह से बदल गई और जो 2 धुरी के देश उस समय पर वो महाशक्ति बनकर सामने आए, यानी कि महाशक्ति टूट गई। वो महाशक्ति था ब्रिटेन, और जो 2 शक्तियाँ उभर कर आई वो थी अमेरिका और सोवियत रूस। अब उनके बीच चलता रहा लंबा संघर्ष। और जर्मनी में जो हिटलर, जब सोवियत रूस की सेना जो है जर्मनी में प्रवेश करती है तो हिटलर से संबंधित हर कागज को, हर प्रकार के जो प्रतीक चिन्ह थे उन्हें जला दिया जाता है, उन्हें समाप्त कर दिया जाता है। और ये क्यों किया जाता है? ताकि वहाँ पर किसी भी तरह से जो हिटलर की जो विचारधारा थी उसका नाम लेने वाला कोई ना बचे। और इस तरह से पूरी तरह से जो पॉलिटिकल लिगेसी थी हिटलर की उसे समाप्त कर दिया गया। कारण क्या था कि कल को फिर से इस विचारधारा का जन्म ना हो जो दुनिया को महायुद्ध में, विश्व युद्ध में ले आए। तो आज आपको जर्मनी में कोई नहीं दिखेगा जो हिटलर का नाम इस तरह से ले रहा होगा, जो है उस विचारधारा का प्रखर रूप से समर्थक बनकर सामने खड़े हो। ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन वो जो है सत्ता में आकर कुछ उस तरह से अपने व्यवहार को दिखाएं, अपनी शक्ति को दिखा रहे हों, ऐसा नहीं है। तो
तो हिटलर का नाम लेने वाला उस तरह से कोई नहीं बचा। तो इस तरह से आप समझें कि वहां पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक पूरे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को समाप्त किया गया, ये कुछ तरीका था। और ये द्वितीय विश्व युद्ध की घटना है। तो उसके बाद ये भी आप समझिए कि जो ग्रे वॉर जोन था, या फिर उसे शीत युद्ध आप कह सकते हैं, जो उस समय पर शुरू हो गया था, जिसमें कि अमेरिका और सोवियत रूस अब जो नई महाशक्ति उभर चुके थे उनके बीच जो चल रहा था, तो बर्लिन में एक दीवार खींच दी गई। क्यों? क्योंकि जर्मनी को इन 4 देशों ने अपने में बांट लिया था। अमेरिका ने, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने और सोवियत रूस ने, और अपने में इन्होंने बांट लिया। जो पूर्वी जर्मन होगा वो तो सोवियत रूस के पास होगा, बाकी अमेरिका के नेतृत्व में ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस इत्यादि देशों के पास होगा। तो जो रूस के पास हिस्सा था वो साम्यवादी हो गया, और जो दूसरी तरफ हिस्सा था पश्चिम की तरफ, वो पूंजीवादी हिस्सा हो गया। पूंजीवाद को लोकतांत्रिक व्यवस्था के तौर पर भी देख सकते हैं। अब पूंजीवाद को लोकतांत्रिक व्यवस्था हम क्यों कहेंगे? पूंजीवाद को आप कुछ इस तरह से भी समझें कि आप में जितनी योग्यता है, आप अपनी योग्यता के आधार पर जितनी ऊंचाई हासिल कर सकते हैं आप करें। इसके लिए आपको पूरी स्वतंत्रता है, ये पूंजीवादी व्यवस्था है। लेकिन उन पर आरोप लगते हैं कि योग्यता के आधार पर कुछ लोग तो बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, लेकिन जो गरीब हैं, जो किसी प्रकार से उतनी ऊंचाई हासिल नहीं कर पाते, उनका शोषण होता है। यह आरोप लगता है पूंजीवादी व्यवस्था पर। और दूसरी तरफ था साम्यवाद, वही जो समाजवाद लाना चाहता है, पूरा समाज एक समान। उसका क्या तात्पर्य है? उसका तात्पर्य यह है कि समाज में कोई भी वर्ग, कोई भी व्यक्ति अपनी निजी संपत्ति नहीं रख सकता। निजी संपत्ति का कोई अस्तित्व नहीं। सब कुछ जो होगा वो सार्वजनिक होगा। यहाँ तक कि आप अपने लिए जमीन नहीं खरीद सकते, आपका घर भी आपका घर नहीं होगा। आप जो काम भी करेंगे उस पर भी पूरी तरह से राज्य का अधिकार होगा, यानी कि सरकार तय करेगी आप क्या काम करेंगे और कैसे करेंगे। आप खेतों में अपनी तरह से बुआई भी नहीं कर सकते, हल भी नहीं चला सकते, सरकार तय करेगी, क्योंकि वो सरकार की संपत्ति है। तो समाजवाद या साम्यवाद में जो व्यवस्था है उसमें पूरी तरह से सरकार का डंडा होता है। तो पूंजीवादी व्यवस्था को देखकर तमाम साम्यवादी क्षेत्र में जो लोग थे उस समय पर, वो उठकर भागने लगे पूंजीवाद की तरफ। यानी कि जो पूर्वी जर्मनी के लोग थे साम्यवादी व्यवस्था में, वो भागने लगे पूंजीवाद की तरफ। तब जो है साम्यवादी सिस्टम सोवियत रूस ने वहां पर बर्लिन की दीवार खींच दी। बाद में उसको ढा दिया गया था, लेकिन उस समय पर उन्होंने उस दीवार को खींच लिया था और ये युद्ध क्षेत्र बन गया था लंबे समय तक। साम्यवाद बनाम पूंजीवाद, पूंजीवाद जिसका नेतृत्व अमेरिका ने किया, यूरोप ने किया, और साम्यवाद जो रूस के साथ आगे बढ़ रहा था। और पूरी दुनिया उस पूरे दौर में, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, इन दो देशों के इस मिशन में, इस अभियान में पिसती रही। वो एक अलग किस्म का उपनिवेश था। उस समय पर चाहे कोरिया के युद्ध की बात हो, चाहे उस समय पर वियतनाम युद्ध की बात हो, अफगानिस्तान की बात हो, तमाम ऐसे किस्से हैं जो कि केवल इसलिए हो रहे थे क्योंकि सोवियत रूस जो कि साम्यवाद का और अमेरिका जो कि पूंजीवाद का समर्थक था, ये अपनी इन दो विचारधाराओं के बीच टकरा रहे थे और तमाम दुनिया के देशों में अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश कर रहे थे। तो विश्व की राजनीति कुछ इस प्रकार से उस समय सामने आ रही थी। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक किस्म का ग्रे वॉर जोन था। दोनों देश प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में नहीं थे, इसलिए भी नहीं थे क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर हम प्रत्यक्ष युद्ध में आएंगे तो दुनिया तबाह हो जाएगी। लेकिन वे दूर ही रहे, लेकिन उन्होंने कई देशों के कंधों पर अपनी बंदूक रखकर गोलियां चलाई और उनको एक व्यापार भी मिला। तमाम देश जब युद्ध में आए तो अमेरिका और सोवियत रूस, उन्होंने अपने हथियारों को भी आगे बढ़ाया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब परमाणु हथियार के उपयोग को दुनिया जापान में देख चुकी थी कि ये कितने विध्वंसक हो सकते हैं, उसके बाद दुनिया चाहती तो किसी और रास्ते पर चल सकती थी, हथियारों के अभियान पर नहीं चल सकती थी। लेकिन दुनिया की राजनीति केवल इसीलिए पूंजीवाद और साम्यवाद की इस लड़ाई में अमेरिका और सोवियत रूस ने दुनिया को हथियारों की लड़ाई में आगे लाया, केवल अपने उस व्यापार के लिए कि वे नए हथियार बनाएंगे और दुनिया के देशों को बेचेंगे। और ये एक किस्म से व्यापार चलता रहा, उन्हें एक नया व्यापार मिल गया और दुनिया के देश युद्ध में कुछ इसी प्रकार जुटे रहे। तो अमेरिका और सोवियत रूस अपनी बंदूकों को दुनिया के देशों के कंधे पर रखकर चला रहे थे। ये हो रहा था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद
जिसे हम शीत युद्ध कहते हैं, कोल्ड वॉर कहते हैं, उसमें ये कुछ हो रहा था। तो ये एक किस्म का ग्रे वॉर जोन था। सोवियत रूस और अमेरिका के बीच प्रत्यक्ष लड़ाई नहीं थी, लेकिन किसी तरह से शांति भी पूरी तरह से नहीं थी। और उस प्रतिस्पर्धी युग में बहुत कुछ हुआ, उसकी कई कहानियां हैं, लेकिन ये कुछ ग्रे वॉर जोन की बात नजर आती है। यही अमेरिका और ईरान के बीच इस समय पर हो रहा है। और क्या है, अब इस प्रतिस्पर्धा में अंत कहां आकर होगा ये तो देखने की बात है, लेकिन अमेरिका और ईरान फिलहाल ठीक उसी प्रकार से युद्ध में हैं जैसे शुरुआत के समय में थे, और वही स्थिति बनी आ रही है। दुनिया इसकी वजह से संकट में है, क्योंकि यह साफ है कि वैश्वीकरण के इस युग में दुनिया के तमाम देश एक ही नाव पर सवार हैं, कोई अलग नहीं है। यदि कोई भी एक समस्या में होगा तो पूरी दुनिया प्रभावित होगी, और यही कारण है कि दुनिया के तमाम देश इस समय पर चाहते हैं किसी तरह से यह समझौता हो जाए। साथियों, आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।